हाँ, तो पिछले कल हमने शुरू किया था dt एंड dt का इंट्रोडक्शन राउंड। इंट्रोडक्शन की बात करें तो मॉड्यूल 1 में हमारा है इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो आज हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज dt एंड dt। तो मेरे को बताएंगे माझी, व्हाट इज dt एंड dt। दोनों ही मटेरियल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए टेस्ट होता है, लेकिन डीटी टेस्ट में हम सैंपल को चेक करने के लिए उसको ब्रेक कर देते हैं। ओके, और एनडीटी में वो सैंपल ठीक रहता है, ओके, उसके स्टेट आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो dt और dt के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है कि एक में हम मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद वो मटेरियल अनयूजुअल हो जाता है, अनयूज के लिए हो जाता है, वो फिर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल ब्रेक हो गया होता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ऐसा होता है कि हम मटेरियल की टेस्टिंग तो करते हैं लेकिन मटेरियल को कोई फैक्टर नहीं करते हैं। ठीक है जी। किसी भी चीज का जो टेस्ट करते हैं हम, तो उसका टेस्ट के दौरान जो है हमारे को जो है उसके ऊपर जो है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, उसको ब्रेक नहीं किया जाता है। बस टेस्टिंग करते हैं जिसकी वजह से हम बाहर से उसके डिफेक्ट का पता लगा देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये? आगे बढ़े। अच्छा, तो हमने बात करी थी रोल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। तो सबसे पहले हमारे को बताएंगे आज, हाँ, हर्षित जी आप बताओ मेरे को कि क्या थी इसकी रोल्स एंड सिग्निफिकेंस। सर, इसमें हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और हम वेल्ड की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, और हमारे जो भी मटेरियल डोंट लुक एट योर कॉपी, यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो। जो भी हम मटेरियल पे इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको देखते हैं कि वो आगे जहाँ भी यूज होगा तो उससे कोई फेलियर नहीं हो और कोई एक्सीडेंट नहीं हो सके। ओके, तो इसलिए हम ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है। और जो भी रेगुलेशंस के अंदर हमें उस मटेरियल को यूज करना है तो वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। ओके, नाइस। तो विशाल जी आप मुझे बताएंगे कि वेरीफाई करता है ये प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करते हैं, और स्ट्रेंथ का होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, नहीं, बस पहले आप ये बता दें कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है सर स्ट्रेंथ आता है, फिर आता है सर उसका टफनेस आता है, फिर सर उसका हार्डनेस आता है। ओके, तो मेरे को बताएंगे यतेंद्र कि स्ट्रेंथ क्या होती है यतेंद्र? कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रैक्चर होने से पहले कितना लोड सस्टेन कर सकता है उसका स्ट्रेंथ। ओके, मतलब उसकी पकाई कितनी है। ठीक है जी, कितना लोड वो ले सकता है। ठीक है जी, वो क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम टफनेस की। तो टफनेस के ऊपर हमारे को बताएंगे सुलेमान जी। सुलेमान जी आप बताओ हमारे को कि टफनेस क्या होती है? बिना फ्रैक्चर हुए उसकी क्या आती है? बिना, हाँ, उसको कहेंगे उसकी टफनेस। जो डिफॉर्मेशन आएगी, क्या सही बोल रहे हैं? देखिए कोई डिस्कशन नहीं करेगा यतेंद्र, नो डिस्कशन एट ऑल, वी आर रिवाइजिंग। ओके, तो आप मेरे को बताएंगे अब कार्तिक जी। कार्तिक जी टफनेस क्या थी? कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और उसके डिफॉर्मेशन के टाइम पे कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है विदाउट एनी फ्रैक्चर, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सुलेमान? क्या है टफनेस? हाँ, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, जो डिफॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर। डिफॉर्मेशन भी होगी, दुबे रुक जाओ, कि डिफॉर्मेशन भी होगी,
लोड भी लेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा, लेकिन फ्रैक्चर नहीं देगा। वो क्या है? टफनेस है। ठीक है, हाँ नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा, क्रैक्स नहीं आएंगे उसके अंदर। हाँ, फ्रैक्चर मतलब क्रैक्स नहीं आएंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस की। आलोक, हार्डनेस क्या होती है? ओके, स्क्रैच का डिफॉर्मेशन, लाइक हम जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था मैंने माजी? ब्रिक का एग्जांपल दिया था। ब्रिक में क्या होता है? ब्रिक के ऊपर नेल रफ करते हैं, अगर ओके, उसमें उसको क्रैश का इंडिकेशन आ जाए तो हार्ड ऊपर हार्डनेस नहीं है उसमें। अगर नहीं आता है स्क्रैच का इंडिकेशन तो बार बार रुक क्यों रहे हो, फंस क्यों रहे हो? कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? खड़े होके बोलो, चलो बोलो। हाँ, सब कुछ पता है तुम्हें, पता तुम्हें सब कुछ है, बोलना है तुम्हें बस, चलो बोलो, शाबाश। ब्रिक के ऊपर एक नेल लेके उसको स्क्रैच करते हैं। एक नेल लेके? नहीं, मैंने किसको बोला है? जिसको बोला है वही बोलेगा, चलो बोलो। ब्रिक के ऊपर एक नेल्स के थ्रू एक स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उसमें क्रैच आ जाए तो वो हार्डनेस उसके ऊपर नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। अगर स्क्रैच नहीं आए तो वो उसमें सफिशिएंट हार्डनेस है। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। विद कॉन्फिडेंस बोलना है, बिल्कुल रुके हुए, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फंसना नहीं है। क्या है? सिंपल तो है, एक ब्रिक ली हमने, एक ब्रिक के ऊपर हमने क्या किया? अपने नेल से क्या किया? स्क्रैच किया। अगर ब्रिक के ऊपर स्क्रैच आ गया तो मतलब क्या है? उसकी हार्डनेस में कमी है। अगर उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आया, उसका मतलब क्या हुआ? कि उसकी हार्डनेस है। ठीक है विशाल? ठीक है, सबको क्लियर है? राज जी ठीक है? ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि डिटरमाइन क्या करता है? क्वालिटी ऑफ बेल्ट को। तो क्वालिटी ऑफ बेल्ट को जब डिटरमाइन करता है, उसके मैंने आपको कहा था कि 5 मेथड हैं, जो कि आप पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आप डिटेल में जो है वो उसमें पढ़ेंगे, उसको एनडीटी में पढ़ेंगे उसको। ठीक है जी? तो मेरे को ये 5 मेथड बताएंगे हमारे सुलेमान जी, कि वो 5 मेथड कौन कौन से थे। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल, हाँ, लिक्विड पेनिट्रेंट और रेडियोग्राफी। ठीक है जी, शाबाश, बढ़िया। तो अच्छा, इसके बाद मैंने बात करी थी कि ये रिड्यूस करता है फेलियर को, एक्सीडेंट को एंड कॉस्ट को। तो इसके बारे में मेरे को बताएंगे पुष्पराज जी, नहीं परितोष जी, परितोष जी सॉरी, परितोष जी आप बताएंगे मुझे कि ये कैसे जो है रिड्यूस करता है। इतना बड़ी बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, दुबे बी सीरियस। ठीक है, सीरियस प्लीज। अच्छा, हम क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं फेलियर को, एक्सीडेंट को एंड कॉस्ट को। तो परितोष जी आप मुझे बताएं कि कैसे कर सकते हैं, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? इससे मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से अपन वो मतलब स्पेसिमेन को मतलब देख सकते हैं कि इसमें कोई डिटेक्ट मतलब डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। हाँ, अगर डिफेक्ट है तो फिर उसको अपन बाहर निकाल देंगे। ओके, उससे मतलब सर रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब फेलियर चेक कर लेंगे, उसमें अगर होगा तो मतलब वो फेल है मतलब स्पेसिमेन, तो उसको आगे यूज नहीं होगा, आगे यूज नहीं होगा तो आगे मतलब एक्सीडेंट और ये दिक्कत नहीं आएगी, मतलब एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। तो ओके, उसका ये है कि सर अगर हमने वो फेलियर वाला ही लगा दिया तो बार बार उसमें कोर्स लगेगी उसको ठीक ठीक, करना पड़ेगा। नाइस, उसके मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पहले ही उसको बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा हमारा बच जाता है। ठीक है जी, और इसके बाद हमने क्या कहा था लास्ट पॉइंट में? हाँ, ये बताएंगे मेरे को खान साहब जी, आप बताओ। इसमें रेगुलेशन अगर हम टेस्टिंग करेंगे और वो सही प्रोडक्ट हुआ तो रेगुलेशन हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वो रुकेगा नहीं काम, कभी
हाँ जी दुबे जी, क्या सही बोल रहे हैं वो? सर कंप्लायंस विद रेगुलेशन मतलब कि जो भी हमने प्रोटेक्ट मतलब एक जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल मटेरियल है उसमें जो है कितना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आसान सटीक सीधा जवाब। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को उसमें जो है पूरा इंश्योर करेंगे। मैंने इतना पूछा था कि क्या उसने सही कहा? अच्छा ओके, तो कल आप करो डिस्क्राइब। पहले पहले ये बोलना है कि हाँ सर इसमें ये कमी रह गई, उस तरीके से आंसर करना है आपको, ठीक है, स्मार्टली आंसर। पहले मैंने कहा कि आप उससे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं, ये मतलब था मेरा। आपने मेरे को क्लियर बताना है कि मैं उससे डिसएग्री हूं, मैं ये आपको ये पहले ही बताना है कि मैं उससे एग्री हूं, ठीक है। दोनों में से कोई एक, उसके बाद अपना आंसर क्यों डिसएग्री है क्यों एग्री है, ठीक है। चलिए बताइए। डिसएग्री तो बताओ क्यों। सर इन्होंने रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। ओके ठीक है, जैसे कि आप बताओ। सर जैसे कि मान लीजिए हमारे टेक्सटाइल मटेरियल का जो बिहेवियर है, ये सब चीजें जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को जैसे वेरीफाई कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, तो ये वेरीफाई करने के लिए जो भी हम प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो हर मटेरियल अपने अपने एक अलग तरीके का बिहेवियर होता है। तो बिल्कुल ये सब चीजें जो है ना इंश्योर पता चल पाती हैं कि हाँ इस मटेरियल में इतनी हार्डनेस है। जैसे हार्डनेस को हम टेस्ट करने के लिए मोहर करके मोहर स्केल एक मोहर स्केल होता है, उससे हम हार्डनेस को पता कर लेते हैं कि कितना सरफेस का हार्डनेस है। ओके, इस मटेरियल में इतनी हार्डनेस होती है, एक रेंज आ मोहर जाता है। स्केल में कितने से लेकर कितने तक जो है स्केल होता है? अब ये तो सर शायद 10 तक होता है। ओके, सबसे ज्यादा किसकी होती है हार्डनेस? हाँ नाइस, ठीक है। चलिए अच्छा डिस्क्राइब किया, हाँ जी बिल्कुल वो भी है, क्यों नहीं है, वो भी है रेगुलेशन भी, वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे कि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मोह स्केल है, चलिए इनको एक मौका मिला, इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब और ज्यादा कर दिया। लेकिन रेगुलेशन के अंदर ये भी आ रहा है कि आपने उसको रेगुलेट करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू आईएस कोड आपने इसको चलना है, उसके हर एक स्टैंडर्ड को चेक करना है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा तो हमने यहां तक पढ़ा था पिछले कल। इसके बाद हम बोलते हैं कि डिस्टिंक्शंस फ्रॉम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कि उसकी कुछ डिस्टिंक्शंस हैं जो कि रह जाती हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्पस क्या है, फिर बात करेंगे कि डैमेज, फिर सैंपल साइज, टाइम एंड कॉस्ट, ये आएगी इसकी डिस्टिंक्शंस के अंदर, ठीक है जी। नोट डाउन कर लें। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, कि हम क्या करते हैं, मटेरियल को बिना तोड़े जो है वो चेक करते हैं। लेकिन होता क्या है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर, क्या होता है, हम मटेरियल को तोड़ते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं। मतलब क्या है, एज कंपेयर टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अगर देखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर हम पूरा कंप्लीट नॉलेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल को तोड़ा जा रहा है। एक है मटेरियल को छूना, बाहर से देखना, एक है मटेरियल को तोड़ के देखना। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा आपके पास? डीटी, ठीक है जी। तो हमेशा एक चीज को हमेशा अपने दिमाग में लेके चलें कि डीटी जो है वो प्रॉपर चेकअप है मटेरियल का एज कंपेयर टू एनडीटी। जैसे ब्रिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक ब्रिक को तो तोड़ के देख लीजिए, ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि सारे ब्रिक वैसे ही। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें, ये बोल रहे हैं कि एक ब्रिक को तो हमने तोड़ दिया, बाकी सारी ब्रिक्स को क्या हम तोड़ेंगे? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर बाकी सारी ब्रिक्स को तोड़ेंगे तो लगाएंगे क्या? तोड़ के ब्रिक्स को लगाने वाले हैं क्या? इंश्योर की बात तो कर रहे हैं। अच्छा वही तो बोल रहा हूं, एक ब्रिक नहीं, एक ब्रिक नहीं, सैंपल लिए जाते हैं। हर ब्रिक के, जब ब्रिक के ऊपर टेस्ट किया जाता है उसके 5 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, हर एक अलग अलग चट्टी में से।
5 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, 5 सैंपल लिए जाते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। हर चट्टे में से अलग अलग करके देखोगे, ऐसा तो नहीं देखोगे कि कौन सा सैंपल बेस्ट है उसको उठा के लोगे। रैंडम सैंपल लेंगे, उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, उससे पता लग जाएगा आपको कि इस चट्टे में से हमने ये इस ढेर में से हमने ये ब्रिक ली है, उसका नाम लिख देंगे, नाम मेंशन कर देंगे कि ये इस ढेरी की ब्रिक्स ली है हमने, ठीक है। जब उससे हमारे को उसका हम टेस्टिंग करेंगे, उन 5 सैंपल का एक एवरेज जो है वो निकल के आएगा, जो हमारे को बता देगा कि इन सब की जो स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से रहने वाली है, एवरेज करके। और जिससे क्या होगा, ये एंश्योर हो जाएगा कि हाँ ये ब्रिक्स अगर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी आती है, हार्डनेस अच्छी आती है, तो ये काम के लायक है, नहीं है तो नहीं है। मतलब सर एवरेज जो है हम देखेंगे कि हमारे जो क्राइटेरिया से एवरेज अगर जाता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये तो कल ही होगी थी बात, शायद आपको याद नहीं रही होगी, मैं चलो फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं। मैंने ये कल बोला था कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ एक ही ईंट उठाएंगे और आप ये इंश्योर हो जाएंगे कि जी सारा कुछ सही है? नहीं, ऐसा होगा क्या? हम बोलते हैं कि जैसे हम चावलों को चेक करते हैं, चावल बनाते हैं, चावल को चेक करते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका है, तो क्या सिर्फ एक ही चावल से पता लगा देते हैं कि चावल पक गया है? नहीं, पहले एक कड़छी उठाते हैं, उससे देखते हैं कि चावल पका है कि नहीं, फिर एक और चावल देखेंगे, पूरा इंश्योर करेंगे उसको कि चावल पका है कि नहीं पका है। या तो आप सिर्फ एक ही चावल देख के पता लगा लेते हैं, तो फिर ऐसा किया कीजिए कि अब 3 चावल एटलीस्ट देख लिया करिए, ठीक है, 3 सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको फुल इंश्योरमेंट मिल जाएगी, फुल इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ 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 चावल पके हैं, ठीक है। या आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपने शादी विवाह वगैरह में जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो उसके टाइम के ऊपर हमारे पास अलग अलग बर्तन रहते हैं, बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, समझना, बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही बर्तन में जो चावल बनाएंगे वो सफिशिएंट नहीं होंगे। हम एटलीस्ट मान लो 2 या 3 में बर्तन में बना रहे हैं, वो 2 या 3 में जब बना रहे हैं तो उन तीनों का चेकअप किया जाएगा एक एक करके। वैसे ही है, एक बड़े लेवल के ऊपर जब हमने ईंटों का चिट्ठा बनाया, तो उसके एक एक ढेरी में से हमने सैंपल कलेक्ट किए, जब सैंपल कलेक्ट किए उसके ऊपर टेस्टिंग की, जब टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने के बाद हमारे को ये पता लगा कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ ये है, हम इंश्योर हो गए, हमारे को पता लग गया कि जी हाँ बिल्कुल सही है, अब हम पूरे श्योर हैं। ठीक है सुनील जी, क्लियर है? मतलब सर पांचों का एवरेज लेके ही हम देखेंगे, एवरेज लेके ही देखेंगे, एक का तो कभी नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कि कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो कंप्रेशन टेस्ट में क्या हम सिर्फ एक ही क्यूब बनाएंगे? इतना बड़ा स्लैब डाला, इतना बड़ा स्लैब डाला, उस इतने बड़े स्लैब के अंदर एक ही कंक्रीट का क्यूब लेंगे, एक ही क्यूब से इंश्योर हो जाएंगे कि पूरा स्लैब अच्छा है? नहीं। या इस चीज को इस तरीके से देखो, हमने 5 शब्दों का हमने चेक किया, हाँ, पहले वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा आई और लास्ट वाले की हमारी रिक्वायरमेंट से कम आई, और एवरेज तो सबका ऊपर आ गया हमारे। तो जरूरी थोड़ा ना कि हर एक छट्टे से एक ही सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं आप, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। ये 5 प्रोडक्शन में सारा ऐसे मामला है, प्रोजेक्ट किया जाए। बिल्कुल, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये पता लगा कि इस वाले चट्टे में जो है इसका स्ट्रेंथ जो है वो कम आ रहा है, आप उस चट्टे के पास जाएंगे, उससे 5 सैंपल कलेक्ट करके आएंगे, फिर उसी चट्टे के ऊपर पर्टिकुलरली आप चेक कर लेंगे। अगर पांचों का मतलब कम रहेगा तो वो तो एवरेज क्राइटेरिया तो वो सैंपल फेल है, बिल्कुल। फिर उसकी क्लास चेंज हो जाएगी, कैसे कि ये इस स्ट्रेंथ का जो है वो चट्टा नहीं है, इस स्ट्रेंथ का ये ढेर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी रहनी चाहिए हमारे को, नहीं है, वो हमारे को इतनी अचीव नहीं हो पा रही है ना। उसकी हम प्रॉपर्टीज का चेकअप करेंगे, पोरोसिटी का चेकअप करेंगे,
उन सारी चीजों का जब चेकअप करेंगे उससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि नहीं, ये जो चीज है, ये जो सैंपल है ये फेल सैंपल है हमारे को। जब, और मैंने ये बात भी कल आपको शायद बताई थी, आप शायद भूल रहे हैं इस बात को, कि जब हम किसी सैंपल को तैयार करते हैं, किसी मटेरियल को तैयार करते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं कि सीधा ही एक बार में ढेर बना दिया? ऐसा करेंगे नहीं। आप पहले 5 या 10 प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, ये इंश्योरमेंट लेंगे कि हाँ हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो बिल्कुल सही है, मटेरियल जो बनाया बिल्कुल सही है, ठीक है, चेकअप होगा। उसके बाद आप इंश्योर करेंगे, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे, तभी तो आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ऐसे कैसे करोगे? ये बात है पहले जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से, फिर जब आपके पास डिलीवरी आ गई, आपके पास मटेरियल आ गया, आप उसकी क्वालिटी चेकअप कर रहे हैं, उसकी दोनों की। अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये दोनों चीज मैंने, जैसे कि इसने माझी ने कल पूछा था, कृषाणु माझी ने ये पूछा था कि सर क्या हम ऐसा करते हैं कि जो जैसे इसके चेकअप होते हैं, टेस्टिंग जो होती है, वो हम क्या साइड के ऊपर ही करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग होती है तो उसकी टेस्टिंग का भी तो हमारे को एक डॉक्यूमेंट बन के आता है, जो हमारे को ये इंश्योर करता है कि हाँ जी ये मटेरियल है और इसकी ये स्ट्रेंथ है। एक तो वहां पे होगा चेकअप, वो बताएगा हमें। दूसरा क्या है, जब हम साइट के ऊपर उसका चेकअप करेंगे तो उसका वेदरिंग एजेंसीज की वजह से या किसी और इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, कहीं उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज हो रही है, उसके अंदर कोई वेरिएशन तो नहीं है। अपनी इंश्योरमेंट के लिए हम भी चेकअप करेंगे, हम भी टेस्ट करेंगे। सब कुछ कवर हो गया, अब तो नहीं बचा कुछ। क्या बोल रहे हो? एक जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे ऐसा? कॉस्ट कम करने के लिए। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम कृषाणुमा जी से। क्या जी ऐसा कर सकते हैं हम कि एक दीवार बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक तरफ साथ में हमने मिट्टी की ईंट भी लगा रहे हैं और हम सीमेंट की ईंट भी लगा रहे हैं, कर सकते हैं ऐसा? मतलब वो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर सीमेंट के ईंट के साथ मिट्टी का ईंट, तो उसको मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो उसका कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपोजिट, कंपोजिट कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो उसी में मतलब एक सीमेंट के ब्रिक में अलग स्ट्रेंथ है और मिट्टी के ईंट में अलग स्ट्रेंथ है। इसी से हाँ हम चलिए डिफाइन ठीक है, नहीं कर सकते कि इसका कितना लोड ले सकते हैं अलग से। हाँ ठीक है, एक तो ये है। अच्छा इससे रिलेटेड एक और बात बोलता हूं, आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले बात तो वही खत्म हो जाती है, सीमेंट और मिट्टी का बॉन्ड बन जाएगा? सीमेंट और मिट्टी का बॉन्ड बन जाएगा, वो उसका मोटार का और उसका बॉन्ड बन जाएगा। तो फिर जब जो आप उसके अंदर मोटार लगाएंगे, जो उसकी जॉइंट्स को फिलिंग करेंगे, दुबे क्लास के अंदर क्लास की तरह बिहेव करिए। आप कुछ इशारे कर रहे थे अभी, मुझे दिख रहा था। ठीक है चलिए, मैं बात कर रहा था कि जब हम बात करेंगे मिट्टी की और मोटार की, तो जब मिट्टी और मोटार की बात कर रहे हैं तो मिट्टी जब मोटार के साथ लगेगी, क्या वो उतनी प्रॉपर स्ट्रेंथ दे देगी जितनी एक ईंट के साथ मोटार का बॉन्ड बनेगा? पहले बात वहीं खत्म हो जाती है कि एक मिट्टी का बॉन्ड मोटार के साथ है और एक मोटार का बॉन्ड ब्रिक के साथ है, स्ट्रेंथ चेंज होगी। और अब कोर्स के ऊपर आ जाते हैं, उसके कोर्स के जो ले करेंगे हम उसको डालेंगे। कोर्स समझते हो? कोर्स का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में डालते हैं। लाइक जिसको देसी भाषा में कहते हैं रद्दा। रद्दा समझते हो? रद्दा मतलब ये ब्रिक है, ये रखी ऐसे ऐसे रखी ब्रिक, इस ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक, ये ब्रिक, ये नीचे वाला रद्दा पहला रद्दा, ये दूसरा रद्दा, उसके ऊपर तीसरा रद्दा, कोर्स।
ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, आप रेंडमली दोनों चीजों को लगा रहे हैं, वो इतनी स्ट्रेंथ दे देगा, क्रैक आ जाएगा, दीवार फेल हो जाएगी। ठीक है माँ जी, कुछ डाउट चल रहा है दिमाग में, बोलो। मतलब कोर्स मतलब सर लेयर ना, मतलब हाँ हेडर बिल्कुल, कोर्स स्ट्रेचर हाँ कोर्स। जैसे हेडर कोर्स होता है, स्ट्रेचर कोर्स होता है। अब बात आगे बढ़ा दी है माँ जी ने। अब ये बोल रहे हैं कि सर इतने तक नहीं आएगा मजा, ये बोलते हैं, अब देखो सुनो, ये मान लो एक ब्रिक है, ये सर्कुलर नहीं है, और ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बोलता, सिलिंड्रिकल नहीं है, ये शेप जो है इसकी वो ब्रिक की शेप की है, ये समझ के देखो। ठीक है, स्ट्रेचर क्या होता है, जब हम इसको ऐसे लेंथ वाइज रखते हैं, वो क्या है, स्ट्रेचर। ये वाला पोर्शन क्या है, स्ट्रेचर। जब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको कहते हैं हेडर, ये है हेडर। ठीक है, तो आपने ब्रिक के रथों को देखा होगा कि हेडर के हिसाब से भी रखे होते हैं और स्ट्रेचर के हिसाब से भी रखे होते हैं। जब हाफ ब्रिक बॉल होगी तो हम स्ट्रेचर यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रेचर यूज करेंगे, उसकी वजह से ऐसे ऐसे चलने वाले हैं आपके रथे, ऐसे आगे को। अच्छा, जब वन ब्रिक बॉल यूज करेंगे तो हेडर यूज कर सकते हैं, हेडर के साथ में ये हेडर लगाया, दो स्ट्रेचर लगा दिए और फिर से हेडर आ गया। समझे इस बात को, ये हेडर लगाया, हेडर के साथ में एक स्ट्रेचर इधर, और इतनी लेंथ की ब्रिक है तो एक स्ट्रेचर इधर आ जाएगा, इधर भी स्ट्रेचर इधर भी स्ट्रेचर, वो क्या हुआ, हेडर और स्ट्रेचर दोनों का बॉन्ड। ठीक है, अब क्लियर है। चलिए, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला मामला मत छेड़ो अभी। कोर्स का मतलब तार समझ नहीं रहा है। ओके, अब आ गया, क्लियर है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्पस की, कि एनडीटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कि मटेरियल के कंपोनेंट की इंटीग्रिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस को चेक करना बिना किसी डैमेज के। सो आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन, क्या हुआ, कुछ मिसिंग हो गया, मेरे को बोल दीजिए, कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, हाँ, एनडीटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो क्या करता है कि मटेरियल या कंपोनेंट की क्या करता है, वो परफॉर्मेंस को चेक करता है बिना किसी डैमेज के। अगर आपको की टर्म्स में राइट करना है तो कर लीजिए, लेकिन पहले एनडीटी में मैं ये क्लियर कर चुका हूं। तो पर्पस क्या है उसका, एनडीटी का, कि हमने क्या करना है, मटेरियल को चेक करना है बिना उसको ब्रेक किए। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, उसके विपरीत, उल्टा, कि सैंपल को जानबूझकर जो है वो डैमेज किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज का असेसमेंट किया जाता है, और अक्सर जब हम इसका यूज करते हैं तो फेलियर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इसको क्लियरली हम बता सकते हैं कि हाँ, ये जो है, ये इस डिफेक्ट की वजह से जो है वो मटेरियल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। जब मटेरियल की चेकिंग हम प्रॉपरली कर लेंगे, किसी टेस्ट स्पेसिमेन की तोड़ के उसको चेक कर लेंगे, तो हमारे को ये पता लग जाएगा कि ब्रेकिंग जो कर रहा है वो कौन कर रहा है। लाइक हम एक कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं, जब उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, तो उस कंप्रेशन टेस्ट के दौरान हम ये देखते हैं कि जब हमने उसके ऊपर लोड लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ कि मटेरियल फेल हुआ। कब फेल हुआ, कितना लोड उसने लिया, कितना लोड वो ले सकता है। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर, कि जब भी स्ट्रेंथ की बात आएगी कंक्रीट के अंदर, तो क्या सिर्फ एक अकेला फैक्टर जो है वो डिफाइन कर देगा कि इसकी स्ट्रेंथ मेरी वजह से होगी? क्वेश्चन है ये मेरा, कृष्णा जी, कृष्णानुमा जी, कि क्या सिर्फ उस क्यूब के अंदर सिर्फ एक मटेरियल, हम 3 मिक्सचर को लेके चले हैं, क्या क्या, सीमेंट को, सैंड को और
और एग्रीगेट को। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि स्ट्रेंथ मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट की वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ये बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ अकेला, एक अकेला एग्रीगेट डिसाइड कर देगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, सिर्फ उसी की वजह से रहने वाली है? कभी नहीं। हाँ, तो ये चीज हमेशा याद में रखें कि एक अकेला फैक्टर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसी की वजह से स्ट्रेंथ जो है वो रहने वाली है। मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर तीनों का अपना अपना एक रोल रहता है। उसके अंदर सीमेंट का भी रोल रहता है, उसके अंदर सेंट का भी रोल रहता है, उसके अंदर एग्रीगेट का भी रोल रहता है। अब थोड़ा सा मैं और इसको डिस्क्राइब करने के लिए, वैसे तो हम इसको कंप्रेशन टेस्ट या आगे भी पढ़ सकते हैं, पर ये बेसिक्स में आता है, तो मैं चाहता हूं कि हमारा ओवरव्यू अच्छे से हो, हम समझ जाएं। पहली बार आप ये बताओ मुझे कि हमने तीन चीजों को लिया, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को, तीनों का रोल क्या क्या है? सुनील, व्हाई यू आर लुकिंग अराउंड योर क्लासरूम? नजर नहीं जानी चाहिए तुम्हारी। कंक्रीट किससे मिलके बनता है? बस मैंने ब्रिक की बात ही नहीं करी, मैंने कंक्रीट की बात की। आप कंक्रीट का बताया मुझे, सीमेंट मिला के बस, और फिर क्यों जा रहा है ध्यान बाहर? इतना टाइम लगा दिया। तीन चीजों से मिलके बना है, 1000 बार बोल चुका हूं, ध्यान क्लास के अंदर, बाहर नहीं। हर एक बंदे की अटेंशन चाहिए। टेस्टिंग आपको अच्छे से करनी है, मतलब आपको सीखना है, सीखने की उससे चाह से आए हो, ठीक है ना? और यही चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो सुन लो, तीन चीजें हैं, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। मैं पूछ रहा था कि तीनों का रोल क्या है। कृषानुमा जी, क्या तीनों के रोल को थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ कर सकते हो? जैसे कि सीमेंट, सीमेंट का रोल है ऐसे बाइंडिंग मटेरियल, मतलब सब हाँ, चीज को जोड़ के रखता है। सीमेंट ने क्या करना है? रेत को, बजरी को, सैंड को, एग्रीगेट को बाइंड करना है, उसके अंदर एक बॉन्ड बनाना है, चिपकना है उसके साथ, ठीक है जी? सैंड की बात करो। सैंड मतलब एक वॉइड फील का काम करता है। बिल्कुल सही, समझे आप इस बात को? इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, हमारे को ये नॉलेज में रहना चाहिए। क्यों? हमारे बीच में थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, उनको ये पता रहना चाहिए कि क्यों है ऐसा। जो सैंड है उसका काम है एज ए फिलर, वो फिलर का काम करेगा। क्या होगा? जब सीमेंट जो है बजरी के साथ क्या करेगा? मिक्सअप करेगा एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह। तो क्या होगा? अब आपने देखा होगा कि जो एग्रीगेट जो होते हैं उनके पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, या वेल एग्रीगेट भी होते हैं, तो चलो ठीक है, वेल एग्रीगेट भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वॉइड्स रह जाते हैं। उन वॉइड्स को फिल करने के लिए कौन काम करेगा? सैंड काम करेगा, ठीक है जी? अच्छा, अब हमने बात कर दी सीमेंट की भी, सैंड की भी। अब हमारे पास लास्ट मटेरियल बचता है क्या? एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में क्या होता है? मेनली एग्रीगेट ही लोड कैरी करता है। हाँ, मेनली जो है स्ट्रेंथ जो होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेगा उसके अंदर, वो कौन करेगा? एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट क्या करेगा? उसकी लोड को बियर कर लेगा, है ना? सैंड क्या करेगा? जो उसके बीच में स्पेस रहा होगा, जिसकी वजह से वॉइड रहे होंगे, अगर वो वॉइड रहेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रेत उसको फिल कर देगा। अच्छा, रेत ने फिल कर दिया, एग्रीगेट ने स्ट्रेंथ दे दी थोड़ी सी। अब उन दोनों को चिपकाना है। क्यों? क्योंकि हमारे को एक परमिएबल स्ट्रक्चर बनाना है, वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है। परमिएबिलिटी से क्या समझते हो विशाल? परमिएबिलिटी क्या होती है? सर परमेबिलिटी मतलब वो है सर कि कैसे जो भी स्पेस है
वो परमिएबल होगा। आलोक, तो फिर वॉइड्स क्या हुए? ओके, थोड़ा मुझे एक सटीक आंसर चाहिए। नहीं, I don't need exact definition of permeability, just overview it. If you have knowledge about permeability, no problem. Okay, Krishna Umaji, having परमिएबिलिटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी आता है जो अलाउ करता है उसके अंदर लिक्विड ऐसे वाटर इनसाइड पेनिट्रेट करने के। हाँ, जैसे इसको समझें, जैसे आप बोल रहे हैं कि वॉइड्स, नहीं वॉइड्स की बात मत करो, वॉइड्स के अंदर पोरोसिटी भी आ जाएगी, वॉइड्स के अंदर वॉइड रेशो भी आ जाएगी। आप बात करेंगे परमिएबिलिटी की। मतलब परमिएबिलिटी का मतलब है कि वो अलाउ करता है पास करने को वाटर थ्रू इट्स मीडियम। जो भी मटेरियल है अगर उसके बीच में से पानी पास हो जाता है वो क्या है? उसकी परमिएबिलिटी है, जो अलाउ करता है वाटर को टू पास थ्रू इट। ठीक है जी, ठीक है विशाल जी। हाँ, जैसे कि एक मतलब मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही और एग्जैक्ट पॉइंट एक बिल्कुल सीधी स्टेटमेंट में बोल दें। जैसे कि कृषानुमा जी बोल रहा है, जैसे कि विशाल बोल रहा है, आलोक बोल रहा है, आप तीनों जिस बात को कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका जो है ना, जो आंसर जो है ना, वो बिल्कुल सीधा चाहिए। एक लाइन खींच के रख दो। हाँ, कि वाटर जो है वो उसको अलाउ कर, वाटर को अलाउ करता है परमिएबिलिटी में कि कोई भी एक मटेरियल है तो वो वाटर को अलाउ करता है टू पास थ्रू इटसेल्फ, कि उसके बीच में से पानी जो है वो पास हो जाता है। वो क्या है? परमिएबिलिटी। इम्परमिएबल क्या होता है? इम्परमिएबल का मतलब होता है कि पास नहीं करने देगा। अब एक बात बताओ कि इस चीज की जरूरत क्यों है हमारे को? जरूरत इसलिए है कि आप देखो, हमने ये स्लैब डाला, ये स्लैब डाला, हमारा घर बनाने का पर्पस क्या है? सोचना, समझना, पॉइंट को पकड़ना जड़ से। घर क्यों बना रहे हैं? ताकि बाकी वेदरिंग एजेंसीज जो हैं वो हमारे को इफेक्ट ना कर सके, हवा पानी पत्थर ना कर सके। तो हमने क्या किया? स्ट्रक्चर बनाया। अब उसको परमिएबल करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है कि मान लो हमने कंक्रीट डाल दी लेकिन पानी ऊपर से गिरा, पास हो गया, तो क्या फायदा उस स्ट्रक्चर को बनाने का? उसके अंदर उसके अंदर जो है इम्परमिएबल होना चाहिए वो। अगर वो परमिएबल होगा तो पानी को पास कर देगा, और अगर उसने पास कर दिया तो फिर स्ट्रक्चर क्या है? मतलब उसमें फायदा क्या है उसको बनाने का? इसलिए जरूरी है। ठीक है, और कंक्रीट जब डालते हैं उसके अंदर वो परमिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलग चीज है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो अलाउ भी करता है पर पूरा पास नहीं होता है उसके अंदर। जैसे कि क्ले होता है, क्ले को अगर आप समझेंगे तो उसमें उसमें आप उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह देख सकते हैं। सेमी परमिएबल कैसे? कि उसने क्या किया, उसके अंदर पानी आया, क्ले ने उसको सोख लिया, सोखा, उसने एब्जॉर्ब किया, उसके अंदर एक पोरोसिटी होती है, क्ले ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को पास नहीं किया, पूरा कंप्लीटली पास नहीं किया, एब्जॉर्ब किया। लेकिन जब आप क्ले को देखेंगे, अगर उसको रखेंगे नीचे तो क्या करेगा? वो नीचे वाले सरफेस को थोड़ा गीला कर देगा। सेमी परमिएबल हुआ कि कंप्लीटली पास नहीं हुआ। सैंड के अंदर पानी डालोगे कंप्लीट पास हो जाएगा। किस चीज के लिए? जो हम तराई करते हैं दीवार की, सिंचाई नहीं कहते हैं उसको, तराई। हाँ, तो वो जो तराई करते हैं वो किस लिए करते हैं?
स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। हाँ और स्ट्रेंथ अगर के लिए। मटेरियल में परमिएबल नहीं रहा, परमिएबल का मीन्स क्या है कि मतलब कि जो अंदर के जो एयर गैप्स हैं वो बाहर निकल रहा है, तभी हमको स्ट्रेंथ मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस चीज को इस तरीके से देखें कि जो सीमेंट है उसके अंदर अपनी एक हाइड्रेशन होती है। अगर हम उसको पानी नहीं देंगे, उसकी क्यूरिंग नहीं करेंगे, तो वो हमारे को प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं देगा। वो क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो फेल कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। वो समझ रहे हो, पहले ही हार्ड होने की भी बात नहीं है। जो उसकी हार्ड तो वो हो गया, 10 घंटे के अंदर वो हार्ड हो जाएगा। तो परमिएबल अगर मटेरियल नहीं है तो एयर गैप कैसे निकलेगा? परमिएबल का मतलब क्या हुआ? परमिएबल का मतलब है कंप्लीट पास करना। क्या कंप्लीट पास हो रहा है पानी? कंप्लीट पास देखिए, वो तो ठीक है, कंप्लीट पास हो रहा है कि वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा सीमेंट और कंक्रीट के बारे में, बट इतना क्यों नहीं बता पाओगे? एयर गैप। एक सेकंड रुको, क्यों नहीं बता पाओगे? मुझे नहीं मालूम इसलिए, पर हमारे मतलब अरे रुको रुको, आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं मालूम। बताओ मुझे, आपने ऐसे एक कॉलम बनाया हुआ है, आप पानी डाल रहे हैं, तराई कर रहे हैं उसकी। ऐसे होता है कि आपने उसके एक फेस के ऊपर पानी डाला और दूसरे फेस से निकल गया? होता है ऐसा? वो चीज नहीं होता, बट एक परमेबल मटेरियल एक्चुअल में एयर गैप जो अंदर रहते हैं दीवार के अंदर, उसको जो है जो एयर्स होती हैं, मॉइस्चर होते हैं, उसको निकालने के लिए जो है मटेरियल परमेबल होती है। अगर ज्यादा वो हो जाता है तो हो सकता है कि मोटार हमारी इतना गीला हो जाए कि वो बह ही जाए। इसलिए जो एक मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो बॉन्डिंग होती है, उसमें मॉइस्चर जो कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो वर्केबिलिटी की बात कर रहे हैं या कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं? सर इंपावरिंग बनाने के लिए जैसे बोर्ड में टीपीसी यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसे इसका कोटिंग भी यूज करते हैं। डैम्प प्रूफ कोर्स यूज करते हैं हम। इम्परमिएबल बनाना तो हमारा पहला उद्देश्य है ही। हम लोग जो कास्टिंग में जब करते हैं तो परमेबल मटेरियल इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर एयर गैप नहीं निकलेगा, वहाँ पे मॉल्टन मेटल डालते हैं तो एयर गैप नहीं निकलता है तो उससे हमारे क्रैक आ जाते हैं, तो एयर गैप हम लोग निकालते हैं उसमें कास्टिंग में। कास्टिंग में परमेबल मटेरियल इसीलिए होता है कि कितना परमेबल है। क्यों दिया है वो? यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हैं कि ये चीज कह रहे हैं कि परमेबल, तो वो मुझे सर सटीक से नहीं वो आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इसमें। क्यों नहीं मिल रहा है, बताओ तो सही। आप बताए तो वो एयर गैप को तो निकालने के लिए फाइबर यूज करते हैं, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप अगर कंक्रीट की बात करेंगे, उसकी कंपैक्शन करेंगे हम। कंपैक्शन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो एयर वॉइड्स होते हैं वो कंप्लीटली तो नहीं होंगे रिमूव, लेकिन हो जाते हैं। ये सीमेंट की प्रॉपर्टी की बात है। हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसके अंदर। अगर हम उसको पानी नहीं देंगे, क्योरिंग नहीं देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर हीट एवेल्युएशन होगी, हीट रेडिएट करेगा वो, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है हमारा फेल हो जाएगा। वो चीज भी करना जरूरी है। परमेबल मटेरियल जो होता है वही तो रिमूव करता है ना अंदर जो मॉइस्चर अगर रहा, हम जो पानी मिलाए हैं। देखिए, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं। आपकी जो मैकेनिकल की जो कास्टिंग होती है, उसकी कास्टिंग में और सिविल की कास्टिंग में फर्क है। मुझको उस फर्क से मतलब वो चीज तो अलग है, मैं समझ मान रहा हूँ, पर परमेबल स्पेसिफिक टर्म मुझे जो है वो अच्छे से नहीं समझ आया। जो परमेबल टर्म्स है वहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, यहाँ पे ये चीज बोल टर्म तो एक जैसा होना चाहिए, ये चीज मेरा कहना है। वहां पे ये चीज बोली जा रही है, यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, मतलब आपने जैसे कहा कि परमेबल मटेरियल जो है पानी को मतलब पास नहीं होने देता, मतलब नॉन परमेबल मटेरियल परमेबल नहीं होने देता। अब यहाँ पे वहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि हम मॉइस्चर जो हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इसका आंसर दे देता हूं मैं आपको, ठीक है? आप एक बात बताओ मुझे, आप कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, क्या आप ये क्लियरली बोल सकते हैं कि उसके अंदर कोई एयर गैप नहीं है? दुबे जी आंसर कीजिए, क्या आप बता सकते हैं? पूछ रहा हूँ सर, आप मुझे ये बता दीजिए कि उसके अंदर कोई एयर गैप नहीं है। इसीलिए तो क्रैक आ रहा है। अच्छा सुन लो, सिर्फ एक एयर गैप जो है वो डिफाइन कर देगा कि मटेरियल परमिएबल है या नहीं है। ऐसा है क्या?
दुबे जी आप चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। परमिएबल का मतलब सिंपल से सीधे से शब्दों में समझो कि आपने पानी लिया, उसके अंदर डाला और वो पास हो गया, वो परमिएबल हुआ, कि वो अलाउ कर देता है पानी को या किसी भी लिक्विड को अपने से जिसकी डेंसिटी कम रहेगी। अगर मान लो, अच्छा ये बताओ, हाँ विशाल करना और इग्नोर करना दो अलग अलग मामला। हाँ जी, पास करना और इग्नोर करना, हाँ दोनों अलग चीज है, बिल्कुल। मतलब पास को पूरा जितना पास करने का मतलब है कि ये पास करने का मतलब है मैंने एक पाइप ली, अच्छा पाइप के आगे क्लोजिंग नहीं है, पाइप से बाहर निकल गया पानी, पास कर गया। पाइप के आगे जो है वो क्लोजिंग लगी हुई है, मैंने पानी डाला, पाइप जो है पाइप के बाहर पानी नहीं गया, वो क्या हुआ, उसने उस पानी को होल्ड कर लिया, पाइप ने पानी को होल्ड कर लिया, मतलब क्या है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसको। एक सीधे मतलब वो अलग चीज है एब्जॉर्ब करना, पर मतलब ये है कि उसने होल्ड कर लिया उसको। हाँ हाँ हाँ, जैसे स्पंज है। तो मतलब परमेबिलिटी में ऐसे नहीं होता कुछ। देखो अगर तुम स्पंज की बात करोगे, स्पंज के अंदर पानी डालोगे, उसका उसका कंसेप्ट अलग है, उसका सैचुरेशन वाला पॉइंट आता है। थोड़ा चीजों मैं बोल रहा हूं कि एक कड़ी के साथ 1000 कड़ियां मिल जाएंगी, ठीक है, एक चीज के साथ हजारों चीजें कंसेप्ट हैं और इंटरमिक्स कर रहे हैं आप। जब स्पंज की प्रॉपर सैचुरेशन फुली सैचुरेट वो हो जाएगा, तब वो जो है पानी निकलने लगेगा। अगर वो फुली फुली जो है वो सैचुरेटेड नहीं है, अगर वो हाफ सैचुरेटेड है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। जब उसके अंदर एक डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगी, कंप्लीट सैचुरेशन आ जाएगी, उसके बाद जो है वो, जैसे कि आप इस बात को समझें कि पानी के अंदर नमक डालते हैं, पानी के अंदर नमक डालते हैं तो एक टाइम के अंदर जो है वो नमक घुलता रहता है, कंप्लीटली जो है रिमूव हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसके अंदर नमक डालेंगे तो क्या होगा कि नमक दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादा कंसेप्ट को छेड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि एक से ले, हाँ पानी होल्ड करके रखता है, हाँ, परमेबिलिटी निकल जाता है। परमिएबिलिटी मतलब पास कर जाता है। मतलब गिरेगा नहीं जितना, मतलब अपन ने इधर से जितना आउट। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कॉन्क्रीट के अंदर उसको आप पानी भी नहीं दोगे, जब एक टाइम के बाद आपकी क्यूरिंग पीरियड हो जाती है, उसके अंदर भी एक जेल होता है जो उसके अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड करके रखता है। एक जेल होता है अंदर से, कभी भी कंक्रीट को तोड़ के देखना, कंक्रीट को तोड़ोगे अंदर से देखोगे आप कि गीला गीला दिखता है। तो सर फिर सीलन क्यों आती है अगर परमिएबल नॉन परमिएबल मटेरियल? अगर नॉन परमिएबल मटेरियल है, कुछ टाइम के बाद उसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी, कहीं पे श्रिंकेज हुई, फट गया वो वहां से। परमिएबल तब बना वो जब उसके बीच में सेपरेशन होगी, अलग हो गया, फ्रैक्चर आ गया। अगर मान लो ये है, ये मेरे पास एक स्पीकर है, मैंने क्या किया, इसको बीच में से काट दिया, अभी इसके ऊपर पानी डालोगे, जब इसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या पानी यहां से ऐसे सीधा निकल जाएगा नीचे को? नहीं निकलेगा। हमने इसको थोड़ा सा हल्का से यहां से काटा, यहां से काटा, हल्का करके बीच में गैप दे दिया, ऊपर से पानी डाला, पास हो जाएगा, हो जाएगा। जब फ्रैक्चर होगा तो पानी हो जाएगा पास। तो जरूरी है सर कि क्रेक होगा तभी जो है मतलब कि पास होगा, नहीं तो वैसे नहीं पास हो सकता। ऐसे कैसे होगा? सीलन अगर प्रॉपर मिक्सिंग ना हो जला हो तभी हो सकता है। सीलन तो आ ही जाती है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तब भी हो सकता है। सीलन आ जाती है। देखो सीलन का कंसेप्ट अलग है, नहीं तो परमिएबिलिटी का कंसेप्ट अलग है। एक्चुअल में परमिएबल का बहुत तरह से हो सकता है, मिक्सचर हमने भी बनाया उसका सही से क्वांटिटी भी नहीं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, फ्लोरेसेंस है उसमें, अल्कनिटी है उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। तो भाई जी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, तो भाई जी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है आगे बढ़े। हाँ तो 11 तो बज गए आज के, चलो। अच्छा फिर बात करें हम डैमेज की। तो होता क्या है एनडीटी में, जो आपका जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सैंपल जो होता है वो
फेल नहीं होता है, हम उसकी चेकिंग करते हैं। और दुबे आपका ध्यान कहाँ है, फोन तो नहीं चला रहे हो? ठीक है, तो डैमेज नहीं होगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि डैमेज होता है, हम कंप्लीटली डैमेज कर देते हैं उस स्ट्रक्चर को, किसी काम का नहीं रहता है वो सैंपल का। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि सैंपल साइज की। अच्छा, एनडीटी जो टेक्निक होती है यूजुअली इसमें क्या होता है कि नॉन इन्वेसिव जो होता है वो यूज होता है। अक्सर अलग अलग मटेरियल को हम यूज करते हैं, अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज का हमारे को पता होना चाहिए, तभी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में एक कंप्लीट प्रोसीजर रहता है कि हाँ ये है मटेरियल, इसके ऊपर हम सीधा उसको तोड़ेंगे। ठीक है, सैंपल को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि नहीं होता ऐसा। ठीक है, उसके शेप और साइज के ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, डीटी में सैंपल को भी प्रिपेयर किया जाएगा। ये तो हाँ बिल्कुल सही उठाया आपने। हाँ, अगर ऐसे पॉइंट कोई बोलता है ना, तब जाके अंदर से खुशी होती है कि बंदा समझ रहा है। जैसे कि मतलब यह है कि डीटी के अंदर हम सैंपल को खुद तैयार करेंगे, उसके सैंपल का साइज बनाएंगे। लेकिन एनडीटी में क्या होता है, सैंपल हमारे पास बना बनाया होगा, उसको सिर्फ जो है टेस्टिंग किया जाएगा। लेकिन डीटी के अंदर खुद बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, सैंपल भी एक से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सैंपल जो है वो डिफाइन नहीं कर देगा, पहले ही हो गया है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड साइज लिखा तो है, सैंपल साइज। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, टाइम एंड कॉस्ट। तो एनडीटी मेथड में अक्सर जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मुकाबले में तेजी से और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये एनडीटी के मेथड जो होते हैं। कैसे? सैंपल को प्रिपेयर करने में हमारा कॉस्ट भी जाती है, टाइम भी जाता है। बिल्कुल, टाइम भी जाता है, कॉस्ट भी जाती है। क्यों? मटेरियल अगर ठीक भी हुआ तो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन एनडीटी में क्या होता है, एनडीटी में टाइम भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है और सैंपल भी बच जाता है। डीटी में ज्यादा लगता है, डीटी में ज्यादा लगता है। डीटी में ज्यादा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो सैंपल भी टूट जा रहे हैं और उसकी मशीन्स का भी खर्चा है। आप खुद सोच के देखो, आपने किसी मटेरियल के ऊपर डीटी की टेस्ट करना है तो वो उस मटेरियल को तोड़ देगा, लेकिन अगर एनडीटी का टेस्ट करना है तो एनडीटी क्या करेगा, उस मटेरियल को तोड़ेगा नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि डीटी उसको इंश्योरमेंट आपको पक्की देगा क्या हाँ भैया ये मटेरियल मैंने तोड़ के देखा है और इस मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी हार्डनेस है, इतना ही है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, लेकिन एनडीटी में क्या होगा, आप फिर भी प्रॉपरली इंश्योर नहीं हो सकते एनडीटी में कि हाँ ऐसा ही है। डिफेक्ट उसने डिटेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, एनडीटी में डिफेक्ट्स को निकाल सकते हैं, तो डिफेक्ट के थ्रू भी तो पता लग जाएगा ना हमारे को कि उसके अंदर, जैसे कि कहां पे उसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है, उसी के थ्रू भी लग जाएगा हमारे को पता। पर वैसे हाँ नहीं, प्रॉपर्टीज बेसिकली हम डीटी में ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एक है डिस्टिंक्शन उसके अंदर जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आता है, रिबाउंड हैमर टेस्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि उसके अंदर तो प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। एक रिबाउंड हैमर नाम का टेस्ट भी होता है, रिबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक है, इसीलिए कहा था। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि
अब इसकी एप्लीकेशन क्या है इन द फील्ड? एप्लीकेशन क्या है इसकी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की? तो ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की नहीं है, ये एप्लीकेशन किसकी है? एनडीटी की। ठीक है जी। इसको एरोस्पेस में हम यूज करते हैं और ऑयल एंड गैस में करते हैं, ऑटोमोटिव में करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन। अच्छा, एरोस्पेस में क्या होता है कि जैसे जो जहाज होते हैं उनकी विंग्स वगैरह का जो है हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उनको चेकिंग कर लेते हैं कि जी इंजन की उसकी चेकिंग कर लेते हैं। अगर हम डिस्ट्रक्टिव करते हैं उसके अंदर तो विंग तोड़ना पड़ेंगे, लेकिन एनडीटी के थ्रू एक बार से चेकअप हो जाता है उसका। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस में क्या करते हैं हम? एनडीटी टेक्निक का यूज करते हैं किसके अंदर? स्टोरेज टैंक के अंदर, प्रेशर वेसल्स के अंदर, और पाइपलाइंस के लिए या ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है आलोक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव से क्या समझते हैं? हाँ, तो उनके लिए भी हम एनडीटी का यूज करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए या कंट्रोल के लिए, और डिटेक्ट करने के लिए कि डिफेक्ट कहां पे है, जैसे कि वेल्डिंग के लिए, कास्टिंग के लिए, फॉर्जिंग के लिए, और कंपोजिट मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं उनके लिए। ठीक है दुबे जी, आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें हम तो ब्रिज के लिए, डैम के लिए, टनल के लिए, बिल्डिंग के लिए, इन सारी जगहों पे हम इसकी टेस्टिंग एनडीटी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब हमने ब्रिज बनाया, उसको तोड़ेंगे पहले क्या? नहीं। इसमें दोनों को कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी। लेकिन सोच के देखो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कब ज्यादा यूज होगी? ब्रिज के ऊपर। सोचो और बताओ। हाँ, नाइस। यतेंद्र ना बहुत अच्छे पॉइंट पकड़ता है, आई रियली इम्प्रेस्ड। सर स्टील स्ट्रक्चर में तो पहले भी किया जाता है, जैसे मान लीजिए ट्रस हम बना रहे हैं तो मटेरियल को जो चेक किया जाता है। हाँ, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो तो बना बनाया प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है। वो स्टील के कॉलम्स आते हैं, वो प्रीकास्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसी टाइम पे दौरान हम बना रहे हैं स्टील को। बना तो ये है बट उसको पहले असेंबल ही करना है ना। हाँ, पहले तो चेक होता है। तभी आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। रिबाउंड यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो इंस्पेक्शन करना चाह रहा है वो किस तरीके से करना चाह रहा है। ठीक है, रिबाउंड करते हैं, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है तो रिबाउंड हैमर यूज करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? रिबाउंड हैमर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको नहीं पढ़ा है क्या? एनडीटी में नहीं है एक्चुअल में। अभी हम टेस्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर टेस्ट के लिए भी कुछ छोड़ के रखो ना, तो उसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी एनडीटी का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन फॉर रॉ मटेरियल, या फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, या बेल्टमेंट टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए एंड स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके मटेरियल के लिए हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी। ठीक है, ताकि मटेरियल को तोड़ा ना जाए, चेक कर लिया जाए एनडीटी के थ्रू। ठीक है जी। और फिर बात करते हैं पावर जनरेशन की, कि पावर जनरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। कहां पे? टरबाइंस में, बॉयलर में, एंड पाइपलाइंस के अंदर, टू डिटेक्ट फ्लॉज। ठीक है जी, फटी क्रैक को, इरोजन को, इन सभी चीजों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका एप्लीकेशन इन द फील्ड। आज के लिए इतना ही।